फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो टॉपिक देख सकते हैं आप, एथिल एमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला में एथिल एमीन कैसे बनाया जाता है सब कुछ वीडियो में बताएंगे। तो अगर आपने वीडियो में पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल पाए। तो चलिए बात कर ले एथिल एमीन का ये फिगर है और एथिल एमीन का साधारण नाम क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। तो एथिल एमीन का साधारण नाम एथिल एमीन ही होता है, ठीक है। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है C2H5NH2। क्या होता है सूत्र? C2H5NH2 इसका सूत्र होता है। और अगर हम इसी से हम इसका आयुपेशी नाम निकालें तो कैसे निकालेंगे? अगर एक कार्बन होता है तो मेथ लगता है और अगर दो कार्बन होते हैं तो आयुपेशी के लिए एथ लगता है, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे? एथेन। एथ लगेगा ना, दो कार्बन है तो यहाँ पे एथेन प्लस ग्रुप कौन सा है? NH2 यानी एमीन ग्रुप है। तो क्या हो जाएगा? एमीन। एथेन प्लस एमीन क्या हो जाएगा? एथनामीन, ठीक है। तो इसका आयुपेशी नाम क्या हो गया? एथनामीन हो गया। साधारण नाम एथिल एमीन है, सूत्र है C2H5NH2 और अगर आयुपेशी नाम के बारे में बात करें तो एथनामीन इसका आयुपेशी नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रयोगशाला में एथिल एमीन कैसे बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। साधारण नाम जैसा कि आपने देखा एथिल एमीन, आयुपेशी नाम एथनामीन और सूत्र C2H5NH2। तो प्रयोगशाला में हम करते क्या हैं? प्रयोगशाला में लेते हैं प्रोपियोनोमाइड। क्या लेते हैं? प्रोपियोनोमाइड लेते हैं जिसको हम ब्रोमीन के साथ मिलाते हैं और प्रयोगशाला में प्रोपियोनोमाइड और ब्रोमीन को हम मिलाते हैं। साथ ही कास्टिक पोटास विलयन आधिक्य में मिलाकर पहले हम प्रोपियोनोमाइड और ब्रोमीन को मिला लेते हैं। इसके बाद हम कास्टिक पोटास यानी KOH का जो विलयन है उसको अधिकता में मिलाएं। मान लीजिए कि एक भाग आपका प्रोपियोनोमाइड और एक भाग ब्रोमीन है और इससे कई ज़्यादा जैसे 4 से 5 भाग हम कास्टिक पोटास के मिला दें तो क्या होगा? प्रयोगशाला में एथिल एमीन बनेगी। जब हम कास्टिक पोटास यानी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अधिकता में मिलाकर बनाते हैं तो क्या होता है? एथिल एमीन बनती है। या अभिक्रिया हाफ माइन ब्रोमाइड अभिक्रिया कहलाती है। तो रिएक्शन हम क्या करेंगे? रिएक्शन हम समझेंगे कि कैसे बनाते हैं। तो ये हमने लिया है प्रोपियोनोमाइड, फॉर्मूला देख सकते हैं C2H5CONH2 और क्या लिया है? ब्रोमीन लिया है और 4 भाग हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिए। कितने भाग? 4 भाग। अधिकता में मिला के बनाते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन अधिकता में मिलाते हैं। तो देख सकते हैं आप एथिल एमीन कैसे बनेगा? प्रोपियोनोमाइड का C2H5 और ये NH2 मिलके क्या बन जाएगा? एथिल एमीन बन जाएगा C2H5NH2। तो प्रोपियोनोमाइड में क्या बचा? प्रोपियोनोमाइड में केवल CO बचा है और प्रोपियोनोमाइड में केवल CO बचा है और यहाँ पे है Br2 और 4 KOH। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से 4 K हैं, 4 पोटेशियम के भाग हैं तो हम 2 भाग पोटेशियम ले लेंगे। तो K2 ले लिया और क्या है? CO है यहाँ पे, ठीक है। 1 CO और 4 O, 5 ऑक्सीजन के हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 3 भाग ऑक्सीजन के ले लेंगे तो हो क्या जाएगा? CO3 पोटेशियम कार्बोनेट। एथिल एमीन और पोटेशियम कार्बोनेट। अब बचा क्या है? 2 भाग ब्रोमीन के बचे हैं, 2 भाग ब्रोमीन के, 2 भाग पोटेशियम है और 2 भाग हाइड्रोजन, 2 भाग ऑक्सीजन के बचे हैं और 4 भाग हाइड्रोजन के हैं। तो 2 KBr पोटेशियम ब्रोमाइड बन गया और 2 भाग जल के बाहर निकल गए, ठीक है। देख सकते हैं आप एथिल एमीन बना, पोटेशियम कार्बोनेट और पोटेशियम ब्रोमाइड और जल के अणु बाहर निकल गए। ये बन गया आपका एथिल एमीन C2H5NH2। तो इस प्रकार से प्रयोगशाला में बनाया जाता है। तो फिगर के माध्यम से समझते हैं। एक स्टैंड हमने लिया है, इस स्टैंड में क्या कसी हुई है? जाली कसी हुई है। जैसे कि नॉर्मली गैस में आपने देखा होगा नीचे बर्नर होता है जिसपे हम लाइटर से जलाते हैं और ऊपर जाली, ताकि हम बर्तन आसानी से रख पाए, इसलिए जाली स्टैंड लगा होता है ताकि बर्तन ढंगे नहीं। वैसा ही काम यहाँ पे है, नीचे बर्नर लगा है, स्टैंड में जाली कसी हुई है जिसके ऊपर हम क्या रखते हैं? जल ऊष्मक रखते हैं, जल से भरा हुआ पात्र रखते हैं, ठीक है। और इस पे हमने थर्मामीटर लगाया है और जल ऊष्मक में क्या रखा हुआ है? एक आसवन फ्लास्क रखा हुआ है। एक आसवन फ्लास्क है जिसमें हमने लिया क्या है? ब्रोमीन लिया है और प्रोपियोनोमाइड लिया है। ब्रोमीन लिया है आसवन फ्लास्क में और प्रोपियोनोमाइड लिया है। इस आसवन फ्लास्क में हमने
थर्मामीटर लगाया है। थर्मामीटर हमने जल ऊष्मक में लगाया टेम्परेचर मापने के लिए। आसवन फ्लास्क में लगी है एक थिसिल कीप जिसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक पोटास बूंद बूंद करके गिराते हैं। और कब तक गिराते हैं? जब तक ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड का जो विलयन है उससे अधिक में हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ना मिला दे। 4 भाग हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया है और एक एक भाग ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड के। देख सकते हैं आप, ऊपर जाली लगी है, नीचे लगा है बर्नर। जैसे ही बर्नर को हम गर्म करते हैं तो प्रोपियोनोमाइड और ब्रोमीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलके क्या करते हैं? एथिलेमीन की भाप बनाते हैं जिसमें अशुद्धियां होती हैं। तो हम क्या करेंगे? संघनित में ले जाके ठंडे जल से इसको धुलेंगे, ठीक है। और जब धुलेंगे तो भाई जैसे कपड़ों में नमी रह जाती है ना, सुखाना पड़ता है, ठीक है, तो वैसे ही हम इसको धुल डालेंगे। अब सुखाने के लिए क्या करेंगे? जहाँ पे ग्राही रखा है उस वो ठंडे जल से भरे पात्र में ग्राही फ्लास्क रखा हुआ है जो कि तनु HCl जिसमें भरा हुआ है। अब तनु HCl क्यों भरा हुआ है? क्योंकि जो हमने एथिलेमीन को धोकर अभी सुखाया नहीं, नमी उसमें थी, तो जैसे ही तनु HCl के संपर्क में आएगा नमी सूख जाएगी और शुद्ध एथिलेमीन प्राप्त हो जाएगी। एक बार फिर से देख लीजिए, जाली स्टैंड है जिसके ऊपर जल ऊष्मक रखा हुआ है, उसके ऊपर आसवन फ्लास्क है जिसमें ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड भरा हुआ है, ऊपर थिसिल कीप है जिससे हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बूंद बूंद करके गिराते हैं। नीचे बर्नर को हमने ऑन किया और ये ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलकर एथिलेमीन की भाप बनाएंगे जिसमें अशुद्धियां होंगी और इन अशुद्धियों को हम जल संघनित में ले जाकर धुल देंगे। और एक ग्राही फ्लास्क जो कि जल से भरे पात्र में रखा है, इस ग्राही फ्लास्क में तनु HCl भरा हुआ है और जो हमने एथिलेमीन की जो नमी है तनु HCl से दूर हो जाएगी और शुद्ध एथिलेमीन हमें ग्राही फ्लास्क में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार फिगर से हम क्या करते हैं? एथिलेमीन की रचना करते हैं। अब विधि से अगर आप समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जिनको नोट्स बनाने हैं विधि का स्क्रीनशॉट आप आसानी से ले सकते हैं। इस विधि में एक आसवन फ्लास्क में हमने ब्रोमीन लिया है, प्रोपियोनोमाइड मिलाया है। इस विधि में एक आसवन फ्लास्क में ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड को हम मिला लेते हैं, ठीक है। फिर इस पात्र को, फिर जो आसवन फ्लास्क है जिसमें हमने ब्रोमीन और प्रोपियोनोमाइड मिलाया है, फिर इस पात्र को हम क्या करेंगे? जल ऊष्मक के ऊपर रख देते हैं। कहाँ रख देते हैं? जल ऊष्मक के ऊपर रख देते हैं, जल से भरे पात्र के ऊपर रख देते हैं। तथा आसवन फ्लास्क में हम थिसिल कीप लगाते हैं जिससे हम बूंद बूंद करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन गिराते हैं। थिसिल कीप से बूंद बूंद करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का विलयन गिराते हैं। और जब हम जल ऊष्मक को 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करेंगे तो एथिलेमीन का निर्माण होता है। जब हम 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर आसवन फ्लास्क को गर्म करेंगे तो एथिलेमीन का निर्माण होता है। परंतु जो एथिलेमीन अभी बनी है उसमें अशुद्धियां हैं, तो हम क्या करेंगे? पृथककारी कीप लगाकर उसे जल संघनित में ले जाकर अशुद्धियों को धुल डालेंगे। अब अशुद्धियां तो धुल गई लेकिन उसमें नमी है, नमी को हम क्या करेंगे? जो ग्राही फ्लास्क है वो तनु HCl से भरा हुआ है, तनु HCl उसमें पड़ा हुआ है। जैसे ही हम एथिलेमीन को डालेंगे तो तनु HCl क्या करेगा? सारी नमी को सोख लेगा और शुद्ध व शुष्क एथिलेमीन हमें ग्राही फ्लास्क में प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से बनता है। अब बात करें कि जो हमने एथिलेमीन बनाया उसका रूप रंग कैसा है, वो कैसा है, तो भौतिक गुण के माध्यम से समझेंगे। यह जल एल्कोहल व ईथर में विलय है, यह जल एल्कोहल व ईथर में विलय है और इससे मछली के समान गंध आती है। इसकी जो गंध होती है मछली के समान होती है। यह जल एल्कोहल व ईथर में विलय है और मछली के समान इससे गंध आती है। यह तीव्र क्षारीय द्रव है। यह कैसा है? तीव्र क्षारीय, प्रबल क्षारीय द्रव है। इसका अणुभार बढ़ाने पर गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। जैसे हम एथिलेमीन का अणुभार बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ेंगे। यह जल एल्कोहल व ईथर में विलय है, इससे मछली के समान गंध आती है। यह तीव्र क्षारीय है, इसका अणुभार बढ़ाने पर गलनांक व क्वथनांक भी बढ़ जाते हैं। ये बात तो इसके भौतिक गुण के बारे में। अब रासायनिक गुण देखते हैं। तो रासायनिक गुण में हम क्या करेंगे? नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराएंगे। एथिलेमीन की अगर हम नाइट्रस अम्ल से क्रिया कराते हैं तो एथिल अल्कोहल हमें प्राप्त होता है। तो कैसे प्राप्त होगा? रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं। तो हम क्या करेंगे? एथिलेमीन लेंगे, C2H5NH2। क्या लिया हमने? C2H5NH2 यानी एथिलेमीन ली है। अब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? नाइट्रस अम्ल यानी HNO2, ठीक है। O3 होता तो नाइट्रिक अम्ल होता और O2 है तो ये नाइट्रस अम्ल है, ठीक है। एथिलेमीन है तो एथिलेमीन का C2H5, ठीक है, और OH तो क्या बन गया? एथिल अल्कोहल बन गया। तो देख सकते हो हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 भाग हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन एक एक भाग हम ले लिए तो क्या बन गया? एथिल अल्कोहल। अब बचा क्या क्या? एक भाग हाइड्रोजन का बचा है, एक भाग आपका नाइट्रोजन का है और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन बच गया है। तो हो क्या जाएगा?
H2O जल बन गया, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन का बचा था, और क्या बचा है N2, 2 भाग नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। तो अगर हम क्या करें, एथिलेमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से कराते हैं तो एथिल अल्कोहल बनता है, जल के अणु बाहर निकल जाते हैं और नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है। अब सेकेंड रिएक्शन देख सकते हैं आप। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी क्रिया, किसकी, एथिलेमीन की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराएं। किससे कराएं, अगर हम एथिलेमीन की क्रिया एस्टिल क्लोराइड यानी CH3COCl से कराएं तो क्या बनता है, एस्टामाइड बनता है। तो चलिए रिएक्शन करा लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, C2H5NH2 यानी एथिलेमीन ले रहे हैं। इसकी रिएक्शन हमें किससे करानी है, एस्टिल क्लोराइड CH3COCl से रिएक्शन करानी है। तो चलिए रिएक्शन ही करा लेते हैं। तो हो क्या जाएगा, C2H5 पहले हम लिख लेते हैं, C2H5 और ये जो CO है C2H5NH पहले लिख लेते हैं, C2H5NH, CO और CH3, NH तो हमने पहले ही लिख लिया, COCH3, ये बन गया आपका एस्टामाइड। और यहाँ पे बचा क्या है, NH2 जो था उसका एक H बचा है और एस्टिल क्लोराइड का Cl बचा है। तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगा। अगर हम एथिलेमीन की क्रिया एस्टिल क्लोराइड से कराते हैं तो एस्टामाइड बनता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाता है, अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई इसके रासायनिक गुण के बारे में। अब हम देखते हैं उपयोग। तो उपयोग देख सकते हैं आप, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका उपयोग होता है, दवाइयों के निर्माण में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में एथिलेमीन का उपयोग होता है, दवाइयों के निर्माण में उपयोग होता है, प्लास्टिक के उत्पादन में उपयोग होता है और रंगों के उत्पादन में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, दवाइयों के निर्माण में एथिलेमीन प्रयोग में लाई जाती है, प्लास्टिक के उत्पादन में और रंगों के उत्पादन में। तो आई होप आपको एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि समझ में आई। तो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।